हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैप्टर मानव संबंधी सिद्धांत को पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है नवशास्त्रीय सिद्धांत। तो हमने शास्त्रीय सिद्धांत को पढ़ लिया। अब नवशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आपको एक चैप्टर पढ़ना है मानव संबंधी सिद्धांत, और जो विचारक हैं वो है एल्टन मेयो। तो एल्टन मेयो के संदर्भ में हमें मानव संबंधित सिद्धांत को पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हार्ड क्या, ये लेंथी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसे कवर करने के लिए हमें कई सारी बातों को जानना पड़ेगा। बस यही कहूँगा कि जैसे जैसे आपको वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे बस ध्यान से सुनिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में प्रबंध यानी कि जो मैनेजमेंट होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में मानवीय संबंध की अवधारणा के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मानवीय संबंध की अवधारणा का क्या मतलब है, इसकी क्या परिभाषाएं, इसको देख लेते हैं। कुछ विद्वान हैं, जैसे कि एक विद्वान है कीथ डेविस, जिन्होंने एक परिभाषा दी है कि मानवीय संबंध मनुष्यों का किसी एक कार्य स्थिति में इस प्रकार का एकीकरण है जिससे उन्हें आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक संतोष के साथ साथ उत्पादक एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की अभिप्रेरणा मिलती है। अगर हम हल्का सा इनकी परिभाषा को देखें तो इनकी परिभाषा में यही बताया गया है कि मानव संबंध एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति संतुष्ट होता है और उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। अभी हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे, बस अभी हम थोड़ी सी परिभाषाओं को देख रहे हैं। इसके अलावा जोसेफ एल मैसी के द्वारा एक परिभाषा दी गई है कि मानवीय संबंध एक दी हुई स्थिति में व्यक्तियों के अभिप्रेरण की एक क्रिया है जो उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करके आधिकारिक मानवीय संतुष्टि प्रदान करेगी तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग देगी। इनके अलावा है नॉर्मन मायर, मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करना है। देखिए दोस्तों, हमने अलग अलग परिभाषाओं को देख लिया, इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक है थोड़ा हार्ड है, थोड़ा लेंथी है। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि मानवीय संबंध का क्या मतलब होता है, और जितनी भी परिभाषाएं अभी हमने देखी, मुझे नहीं लगता कि ये परिभाषाएं हमें थोड़ा अलग सही से समझा पा रही होंगी कि मानवीय संबंध क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानवीय संबंध का जो शाब्दिक अर्थ हमारे माइंड में आ रहा है वो आ रहा है कुछ रिलेशन को लेकर, कि मानव का संबंध होना, मानव कैसे रहते हैं, थोड़ा सा संबंधित, इनसे संबंधित चीज़ें माइंड में आ रही हैं। बट अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। एक्चुअली यहाँ पर मानवीय संबंध को जब आप पढ़ते हैं प्रबंध के अंतर्गत, मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप इसका जो मतलब है वो थोड़ा अलग होता है। इसको अलग तरीके से समझें। अभी आप माइंड में भूल जाइए कि मानवीय संबंध क्या है। आप ये सोच लो ये एक नया शब्द है आपके लिए। अब अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो मानवीय संबंध का मतलब है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। नॉर्मली इसमें जो इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि मानव के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हुए, उन्हें उपयुक्त सुविधाएं देते हुए, उनको संतुष्ट रखते हुए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। इसे उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि मुझे पता है ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा हार्ड है, बट यकीन मानो जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे वैसे वैसे आगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञान ज्ञात होता है कि इस शब्द का अर्थ इस तथ्य की ओर संकेत करना है कि मानवीय संबंध कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन है जिसका उद्देश्य किसी कार्य स्थिति में मानवीय आचरण को समझना है और इस बात को स्पष्ट करना है कि किस प्रकार ऐसा आचरण वांछित लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जा सकता है। तो दोस्तों, मानवीय संबंध में ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, इसमें हम जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी वगैरह हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके आचरण को देखते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। ठीक है,
वस्तुत मानवीय संबंध का उद्देश्य किसी कार्य स्थिति में व्यक्तियों को इस प्रकार अभिप्रेरित करने से है कि वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें, इसको मैं और लेंथी नहीं खींचना चाहता। यहीं पे आपको डायरेक्टली मैं समझाता हूँ कि मानव संबंध है क्या। देखो, मानव संबंध शुरू होता है उद्योग में। उद्योग में हमने ये देखा, बहुत समय पहले हमने ये देखा उद्योग में कि जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा सके। इसके लिए कई सारे विद्वानों ने कई सारे प्रयोग करने शुरू किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने शुरू किए। पहले क्या था कि माना जा रहा था जो आर्थिक चीज़ होती है, मतलब पैसा वगैरह जो चीज़ होती है, उसी से व्यक्ति, जो कर्मचारी होते हैं, वो ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा काम करेंगे। तो यही था मानवीय संबंध का अध्ययन। मानवीय जो संबंध है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में निकल कर सामने आता है। जब हम मानवीय संबंध की बात करते हैं तो मानवीय संबंध भी यही बात करता है कि किस तरह से जो मानव हैं, जो कर्मचारी हैं, वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मानवीय संबंध ने देखा कि सिर्फ आर्थिक कारक ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब सिर्फ अगर आप कर्मचारी को पैसा देते हो तो वही ज़रूरी नहीं है कि कर्मचारी सिर्फ पैसे के लालच में ही ज़्यादा काम करे। मानवीय संबंध ने कहा कि जो सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं वो भी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और उनसे भी कर्मचारी प्रभावित होता है। तो मानवीय संबंध का जो उद्देश्य रहा था वो यही था कि व्यक्तियों को, मतलब पहले अच्छे से समझा जाए, कर्मचारियों को अच्छे से समझा जाए क्या चीज़ें कैसे हैं, कर्मचारियों को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं करती। इन सब चीज़ों को समझकर मेनली इनका फोकस था कि किस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जा सके मानवीय संबंधों को समझ कर। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मानवीय संबंधों की कुछ विशेषताओं के, कुछ लक्षण की। जब हम विशेषताओं को देख लेंगे थोड़ा और ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर होगा। उद्योग में मानवीय संबंध की परिभाषाओं का अध्ययन करने से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। मानवीय संबंध एक प्रक्रिया है। पहली विशेषता क्या है कि मानवीय संबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। इसके अलावा मानवीय संबंध कार्यरत व्यक्तियों के अध्ययन पर आधारित है। इसके साथ ही वह यानी कि मानवीय संबंध मनुष्यों का एकीकरण है जो किसी कार्य स्थिति में ही संभव है। इस प्रक्रिया में यानी कि मानवीय संबंध की प्रक्रिया में लोगों को अभिप्रेरित किया जाता है, अर्थात उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। मानवीय संबंध लोगों को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और इस कार्य हेतु मानवीय संबंध इस प्रकार स्थापित किए जाते हैं कि लोग एक साथ मिलकर सहयोग की भावना से स्वेच्छा से कार्य करेंगे। देखो दोस्तों, मानवीय संबंध को आप समझो, ये एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इससे कई सारी मीनिंग्स आ रही हैं सामने। देखो, जो मानवीय संबंध है वो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है। इसमें कर्मचारियों का अध्ययन किया जाता है कि कर्मचारियों को क्या चाहिए। मानवीय संबंध वो चीज़ें बताती है उद्योगों को या जो मैनेजर होते हैं उनको कि आप अगर कर्मचारियों को ये चीज़ें देंगे तो कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। मतलब कि ये कर्मचारियों का अध्ययन करके बताती है कि कर्मचारियों को ऐसी दशा में रखा जाना चाहिए, कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करती है। ये कर्मचारियों को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है कि वो अपना काम अच्छे से करें, उन्हें संतुष्ट रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा और भी विशेषताएँ हैं, जैसे कि इसके द्वारा मनुष्यों एवं यानी कि मानवीय संबंध के द्वारा मनुष्यों एवं संस्था के उद्देश्यों में संतुलन स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मानवीय संतुष्टि प्रदान करना है। ये मानवीय साधनों के सदुपयोग में सहयोग पहुंचाते हैं। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से स्थापित किया जाता है। व्यक्तिगत भी मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, सामूहिक भी होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप मानवीय संबंध को अचानक से खुद समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड्स के रूप में कि मानवीय संबंध का क्या मतलब है, मानव का संबंध, तो नहीं समझ पाएंगे। अब इसे आपको थोड़ा सा अलग से समझना है कि आपको अभी मानवीय संबंध का मतलब नहीं पता। जब हम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि मानवीय संबंध का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है,
तो इसकी मीनिंग यही है कि मानवीय संबंध क्या करता है, जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों का अध्ययन करता है, उनका कर्मचारी के अध्ययन करता है। ये देखता है, मानवीय संबंध क्या करता है, ये देखता है कि कर्मचारी को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, जैसे सामाजिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, सामाजिक स्थिति, पैसे से संबंधित कोई चीज़ है जो प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें देखता है ये मानवीय संबंध। और फिर कर्मचारियों को, जो कार्यरत व्यक्ति, उनको संतुष्टि प्रदान करता है। अगर कर्मचारी संतुष्ट होंगे तो वो ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे, और उनको प्रोत्साहित करता है मानवीय संबंध। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें तो मानवीय संबंध के अंतर्गत जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और फिर कोई डिसीज़न लिया जाता है, फिर कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो कई चीज़ें इस मानवीय संबंध में शामिल हैं, और अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखो, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। ये मत सोचो कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड नहीं है। हार्ड तब बन जाता है जब आप आधा अधूरा कोई चीज़ समझते हैं। जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं एक उद्योग में मानवीय संबंध का विकास। देखो, जो प्रबंध है उसी में हम मानवीय संबंध को समझ रहे हैं। अब मानवीय संबंध का विकास किस तरह से हुआ, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से ये अपने आप ही हमें क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अब का जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक मानवीय संबंध का विकास कैसे हुआ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें हो रही हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उद्योग में मानवीय संबंधों का उद्भव कब से प्रारंभ हुआ, फिर भी इसके क्रमिक विकास के उल्लेखनीय चरणों का ज्ञान प्रबंध की विचारधारा में होने वाले परिवर्तनों से अवश्य मिलता है। मतलब स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मानवीय प्रबंध की शुरुआत कब से हुई, बट फिर भी प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आने लगे, और उसी के आधार पर एक अंदाज़ा सा लगा लिया गया है कि इन चरणों में मानवीय संबंध का विकास हुआ है। उदाहरणार्थ 19वीं शताब्दी में विशेषकर औद्योगिक क्रांति के समय तक व्यवसाय में मानवीय तत्व पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुरूप यह समझा जाता था कि श्रमिक एक ऐसी वस्तु है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इस विचारधारा का यह परिणाम था कि श्रमिकों को लंबे समय तक कम मजदूरी पर और दयनीय कार्य दशाओं के अंतर्गत कार्य करना पड़ता था। इसके कारण उत्पादकता तथा व्यक्तिगत कल्याण दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। तो दोस्तों, अगर हम बहुत पहले देखें तो मानवीय संबंध हमें दिखाई नहीं देता है। स्पेशली अगर हम 19वीं शताब्दी तक की बात करें तो हम उस समय देखते हैं, 19वीं शताब्दी का मतलब है सन 1800 से लेकर सन 1900 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि श्रमिकों को एक वस्तु समझा जाता था जिसे खरीदा जा सकता था पैसे से, और पैसे से बेचा जा सकता था। मतलब उन्हें बस ये काम करने वाली एक मशीन के तौर पर देखा जाता था। उन्हें एक इंसान के तौर पर, मानव के तौर पर नहीं देखा जाता था श्रमिकों को। ठीक है, उन्हें खरीदा और बेचे जा सकने वाली वस्तु के रूप में माना जाता था, और कुछ खास अच्छी दशाएं उनको नहीं दी जाती थी काम करने की, और बस उनसे एक मशीन की तरह काम लिया जाता था। मशीन की तरह काम लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता था। यहाँ पर मशीन की तरह काम लिए जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं होती थी, जैसे कि उनकी एक सोशल लाइफ होती है, उनकी मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं कई सारी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बस उसको एक वस्तु के रूप में श्रमिक को समझा जाता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि सन 1900 के प्रारंभ में, वैज्ञानिक प्रबंध के अग्रगामियों टेलर तथा उनके अनुयायियों ने कुछ ऐसे सिद्धांतों, प्रमापों तथा नियंत्रणों का प्रयोग करना आरंभ किया जिनके द्वारा कई व्यावसायिक संस्था प्रभावकारी ढंग से संचालित की जा सकती थीं। यद्यपि वैज्ञानिक प्रबंध से अनेक लाभ हुए, फिर भी इसकी कटु आलोचना इस आधार पर की गई कि इससे लाभ होने की अपेक्षा श्रमिकों का अधिक शोषण होता था। तो दोस्तों, 19वीं शताब्दी में तो श्रमिकों के कल्याण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, बट जब 20वीं शताब्दी आती है तो कुछ वैज्ञानिक विचारक आते हैं, जैसे कि फ्रेडरिक टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की थी, जिन्होंने श्रमिकों पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की भी बात की थी,
कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, बट फिर भी श्रमिकों की जो दशा होती है वो अब भी खराब होती है। श्रमिकों के कल्याण वगैरह पर या श्रमिकों की सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उन्हें अभी तक जो एक वस्तु के रूप में ही समझा जाता था। तो यहाँ पर अभी हमने एक देखा कि जो श्रमिक थे उनकी स्थिति खराब थी, उनको एक वस्तु के रूप में देखा जाता था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में विकास होता है किसका? मानवीय संबंध का। अब मानवीय संबंध का विकास होता है। मानवीय संबंध का उद्भव एल्टन मेयो तथा उनके सहयोगियों के हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के समय सन 1925 से 1930 की अवधि में ही हुआ। एल्टन मेयो को सामान्यतः इस दृष्टिकोण का जनक माना जाता है। देखो दोस्तों, मानवीय संबंध को एक पॉजिटिव सेंस में आप लो, मानवीय संबंध ने एक तरह से श्रमिकों की हेल्प ही की है, ठीक है। अब मानवीय संबंध का जब हम बात करते हैं विकास कैसे हुआ, तो इसका जो उद्भव है, इसका उद्भव एल्टन मेयो के संदर्भ में ही देखा जाता है। 1925 से लेकर 1930 की अवधि में ही इसका विकास हुआ था या इसका उद्भव मानवीय संबंध का हुआ था। एल्टन मेयो एक प्रमुख विचारक रहे हैं इसके अलावा उनके कुछ सहयोगी भी थे। एल्टन मेयो और उनके कुछ सहयोगी थे जिन्होंने कुछ प्रयोग किए थे जिसको कहते हैं हॉथॉर्न प्रयोग। देखो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो श्रमिकों के ऊपर, अब जिस तरह का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका कुछ नाम भी तो दोगे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया श्रमिकों के ऊपर, कार्यरत लोगों के ऊपर, उन एक्सपेरिमेंट्स को, उन प्रयोगों को हॉथॉर्न प्रयोग कहा जाता है। इसे अभी हम समझ लेंगे कि हॉथॉर्न प्रयोग क्या थे। अभी आप बस इतना समझिए कि एल्टन मेयो और उनके प्रयोगों ने उनके सहयोगियों ने कुछ हॉथॉर्न प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके चलते मानवीय संबंध का विकास हुआ, मानवीय संबंध के सिद्धांतों का विकास हुआ। इसे प्रारंभ करने में जॉन डेवी ने अप्रत्यक्ष तथा कर्ट लेविन ने प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त योगदान दिया है। इसके पश्चात चेस्टर आई, बर्नार्ड तथा अन्य लेखकों ने ये मानवीय संबंध को गति प्रदान की। तो देखिए दोस्तों, कई और जैसे कि एल्टन मेयो का नाम प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है, बट एल्टन मेयो के अलावा भी कई सारे विचारक, कई सारे उनके जो सहयोगी थे, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था मानवीय संबंध को विकसित बनाने में या इसके विकास में। इसके अलावा ओवेन की पुस्तक ह्यूमन फैक्टर इन वर्क मैनेजमेंट जो 1912 में प्रकाशित हुई, इस क्षेत्र की अग्रगामी कृति मानी जाती है। ये जो मानवीय संबंध का क्षेत्र है, इसमें एक प्रमुख बुक ये जो लिखी थी इन्होंने बुक ओवेन ने, वो मानी जाती है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रमुख दार्शनिकों के नाम आपको बता दिए गए कि एल्टन मेयो प्रमुख थे और उनके कुछ सहयोगी थे, इन्हीं के चलते मानवीय संबंध का विकास हुआ। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी दार्शनिक का नाम हार्ड लग रहा है, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको याद ही करना पड़ेगा, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इन प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि भौतिक वातावरण की अपेक्षा कर्मचारियों के कार्य परिणाम पर मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक शोधों ने यानी कि रिसर्च ने प्रबंध विज्ञान को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। सन 1943 में शिकागो या जो शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो कहाँ पर है? यूएसए में। शिकागो विश्वविद्यालय में उद्योग में मानव संबंध समिति की स्थापना की गई। इस समिति का लक्ष्य ऐसे शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था जो उद्योगों के संबंध में मानव संबंधों पर प्रकाश डाल सकें। देखो दोस्तों, इन प्रयोगों, यहाँ पर इसका मतलब है जो हॉथॉर्न प्रयोग वगैरह किए गए थे इन दार्शनिक, इन विचारकों के द्वारा मानव संबंध के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान के ऊपर, जो कर्मचारी है उसके ऊपर सिर्फ भौतिक चीज़ें ही उसे प्रभावित नहीं करती, बल्कि जो मनोवैज्ञानिक और जो सामाजिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं किसी व्यक्ति को। मतलब कि जो पैसा होता है, मतलब किसी भी कर्मचारी को आप पैसे देते हैं ना, आर्थिक रूप से उसकी सहायता करते हैं या उसे प्रेरित करते हैं कि वो ज़्यादा उत्पादन करेगा तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि सिर्फ पैसा ही वो फैक्टर नहीं है, बल्कि पैसे से ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर किसका पड़ता है? मनोवैज्ञानिक। उसके मन में क्या चल रहा है, मन में उसकी कौन सी बातें चल रही हैं, उसके मन को कहीं कोई ठेस तो नहीं पहुँचा रहा,
उसका सामाजिक स्थिति कैसी है, दोस्तों के साथ वो कैसे मतलब रहता है, कहीं उसका मजाक तो नहीं बनता सामाजिक जीवन में। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये जो दो चीज़ें हैं, इनका प्रभाव किसी कर्मचारी के ऊपर अधिक होता है। ये चीज़ें साबित हो गई। पहले क्या था, पहले बस यही माना जाता था कि जो पैसे से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो सामान वगैरह हैं, गिफ्ट वगैरह होते हैं, इन्हीं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कर्मचारियों के ऊपर या इंसान के ऊपर। ठीक है, बट अब साबित हो गया कि जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, उनका और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो नॉर्मली है, हकीकत में हम देखते हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करता है, आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे सभी लोग एक टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर सभी आपके साथ के जो कर्मचारी हैं, आपके जो दोस्त वगैरह हैं, वो आपके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप वहाँ पर काम करना ज़्यादा पसंद करोगे और काफ़ी अच्छे से काम करोगे। तो मनोवैज्ञानिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और इसके बाद 1943 में एक प्रमुख घटना हुई थी। शिकागो विश्वविद्यालय में कुछ लोगों को एक समिति बनाई गई थी, मानवीय संबंध पर एक समिति बनाई गई थी, जिसका काम था कि जो प्रमुख कुछ लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए मानवीय संबंध की, ताकि जो अलग अलग उद्योग हैं वहाँ पर मानवीय संबंध के जो सिद्धांत वगैरह हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको लागू किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ तक हमने काफ़ी बातों को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि ये हॉथॉर्न प्रयोग क्या थे। एल्टन मेयो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने उत्पादन पर थकान तथा अवकाश एवं विश्राम की व्यवस्था पर का क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन किया। ये अध्ययन उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के हॉथॉर्न प्लांट में किए। इसी कारण से इन्हें हॉथॉर्न प्रयोग कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, सिंपल है। हॉथॉर्न प्रयोग का अगर हम नाम देखें कि आखिर इसका नाम हॉथॉर्न क्यों रखा गया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एल्टन मेयो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो एल्टन मेयो थे, उनके और उनके सहयोगियों के द्वारा कहाँ पर किया गया था। एक कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जिसका नाम था, और उसका एक प्लांट था हॉथॉर्न। तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वहाँ पर कर्मचारियों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसी कारण से इन्हें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहा गया। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ें थी, इसमें था कि थकान या अवकाश का या विश्राम का किसी व्यक्ति पर, कर्मचारी पर, यानी कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब व्यक्ति थक जाते हैं, कर्मचारी, या जब व्यक्तियों को विश्राम दिया जाता है और व्यक्ति रुक कर कुछ समय फिर दोबारा से काम में लग जाते हैं, तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश की गई थी। यह प्रयोग सन 1927 से सन 1932 के मध्य शिकागो के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट में किए गए। हॉथॉर्न प्रयोगों को 3 सामान्य पहलुओं में विभक्त किया जा सकता है। देखो दोस्तों, अगर हम नॉर्मली देखें तो 3 वर्गों में हम हॉथॉर्न प्रयोग को बांटते हैं। 3 अलग अलग हमने पार्ट्स कर दिए हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के। तो 3 पार्ट्स में हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। जैसे कि जो पहला था वो है टेस्ट रूम अध्ययन। देखो अभी आप ध्यान से समझो, जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं उसे ध्यान से सुनो। हॉथॉर्न प्रयोग के अंतर्गत कई सारे प्रयोग किए गए, तो उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला है टेस्ट रूम अध्ययन, टेस्ट रूम स्टडीज़ जो प्रयोग है उसमें 2 एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें से पहला है प्रकाश प्रयोग। अब प्रकाश प्रयोग क्या है, इसे मैं ओरली जल्दी से बता देता हूँ। देखो क्या किया गया, प्रकाश मतलब होता है लाइट वगैरह, ठीक है। तो एक जो कर्मचारियों का जो ग्रुप था, उन्हें ऐसे कमरे में रखा गया, ऐसी जगह पर काम करने के लिए रखा गया जहाँ पर जो प्रकाश था उसे कम ज़्यादा किया जाने लगा। कभी ज़्यादा हो जाता था प्रकाश, कभी कम हो जाता था। और एक ऐसा रूम था जहाँ पर एक समान लाइट जो थी, वो जो प्रकाश था उसको रखा गया। तो दोनों में ही देखने का प्रयास किया गया कि कहाँ पर कितना ज़्यादा उत्पादन होता है या कहाँ पर कितना कम होता है। तो एक तरफ क्या था, कर्मचारियों का वो समूह था जहाँ पर जो प्रकाश वगैरह है वो ऊपर नीचे हो रहा था, लाइट वगैरह कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी। और एक जगह थी जहाँ पर लाइट हमेशा ही एक बराबर थी।
तो इसका रिजल्ट आया प्रकाश प्रयोग करने का, इल्यूमिनेशन प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने का। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि जो उत्पादन था उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इससे ये समझ में आ गया कि उत्पादन तो लगभग बराबर ही हुआ, जहाँ पर थोड़ी देर में लाइट कम हो रही थी, थोड़ी देर में ज़्यादा भी हो रही थी वहाँ पर, और जहाँ पर लाइट एक समान थी वहाँ पर, तो दोनों ही जगहों पर देखा गया कि उत्पादन में कोई अंतर नहीं है, लगभग बराबर ही उत्पादन हुआ है। और फिर ये रिज़ल्ट सामने आया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जैसे जो घटक होते हैं, उसका उत्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। ओरली बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तो इसे बनाकर खुद लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको नोट्स दे दूंगा फालतू वाले तो दिक्कत हो जाएगी, जहाँ पर देना जरूरी है वहीं पर दूंगा। देखो, ये पहला प्रयोग था टेस्ट रूम अध्ययन। अब इसमें टेस्ट रूम अध्ययन के अंतर्गत दो प्रयोग किए गए थे। एक था प्रकाश प्रयोग, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, इसको हमने समझ लिया। अब इसी के अंतर्गत दूसरा जो प्रयोग था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम। ठीक है, अब रिले असेंबली टेस्ट रूम को थोड़ा समझ लेते हैं। महिला श्रमिकों के दो पृथक दलों का चयन किया गया। प्रत्येक दल में 6 महिलाएं शामिल की गईं तथा उन्हें समान कार्य सौंपे गए। कमरों को समान रूप से प्रदीप्त किया गया, मतलब जो कंडीशन होती है उसको अच्छा किया गया, ताकि प्रदीप्ति के भिन्न भिन्न स्तरों पर उत्पादनों का अध्ययन किया जा सके। प्रारंभ में कार्य स्थितियां स्थिर थीं। धीरे धीरे इन स्थितियों में परिवर्तन किया गया ताकि इन परिस्थितियों का उत्पादन पर प्रभाव आंका जा सके। इस शोध से पता चला कि प्रदीप्ति की विभिन्न स्थितियों में नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक दोनों दलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे उन्हें प्रदीप्ति सिद्धांत को त्यागना पड़ा। मेयो ने प्रतिपादित किया कि शोध के अंतर्गत प्रयोग के कमरे पर अधिक ध्यान दिए जाने से वे सामाजिक इकाई बन गए और तथा उक्त इकाई की परियोजना में भागीदारी की भावना विकसित हो गई। देखो दोस्तों, अब रिले असेंबली में एक टेस्ट किया गया, मतलब रिले असेंबली टेस्ट रूम में क्या हुआ कि इसमें जो महिला कर्मचारी थी उनके दो अलग अलग ग्रुप बना लिए गए और उन दोनों ही ग्रुप को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रुप बनाए गए, ठीक है, दल बना लिए गए और उन दोनों ही ग्रुप को एक समान स्थितियों में काम करने के लिए दिया गया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उनकी स्थितियों में परिवर्तन किया गया, जो मतलब कंडीशन थी रूम की, जो प्रकाश वगैरह था, उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन किया गया दोनों ही दलों के लिए। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ, क्योंकि वो दल इकट्ठे सामूहिक रूप से काम कर रहे थे और उनको खुद भी तो पता था कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो सब थोड़ा सा एक अच्छी भावना के साथ उत्पादन पर सभी ने ध्यान दिया और इससे उत्पादन बढ़ा। तो इसमें यहाँ पर देखा गया कि उत्पादन में वृद्धि हुई। जब लोग एक अच्छी भावना के साथ एक दूसरे के साथ भागीदारी करते हुए काम करते हैं तो क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, ये निष्कर्ष निकाला गया। इसी रिले असेंबली टेस्ट में और भी कुछ बातें शामिल हैं, जैसे कि प्रकाश से संबंधित प्रयोग कर चुकने के बाद इस बात पर बल दिया गया कि विश्राम का उत्पादन पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है। 5 श्रमिकों को प्रयोग के लिए चुना गया। उन्हें क्रमशः 5, 10 और 15 मिनट का अवकाश देकर यह देखा गया कि उत्पादन की मात्रा पर विभिन्न प्रभाव कैसे पड़ते हैं। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप उत्पादन वृद्धि तो हुई, किंतु इस वृद्धि का श्रेय विश्राम अवकाश को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस अवकाश को जब पूरी तरह ही समाप्त कर दिया और सारे दिन काम लिया गया तो भी उत्पादन मात्रा सामान्य रूप से अधिक ही थी। अब यहाँ पर रिले असेंबली टेस्ट रूम में एक प्रयोग ये भी किया गया कि विश्राम, एक थोड़ा सा रेस्ट देकर देखा गया कि क्या उत्पादन में वृद्धि होती है। बट उत्पादन में वृद्धि तो हुई रेस्ट देने के बाद, बट फिर देखा गया कि अगर कोई रेस्ट नहीं दिया जाता, कोई अवकाश या विश्राम नहीं दिया जाता, तब भी उत्पादन जो था वो ज़्यादा था। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला गया। इन सब का यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्पादन की मात्रा उस समय बढ़ जाती है जब काम करने वालों की सामाजिक स्थितियां बदल दी जाती हैं, उनके मनोवैज्ञानिक संतोष के स्तर में परिवर्तन कर दिए जाते हैं तथा सामाजिक संबंधों को नया रूप दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये जो पहला टेस्ट था, टेस्ट रूम अध्ययन, इसमें 2 टेस्ट हुए थे, प्रकाश प्रयोग और रिले असेंबली टेस्ट। दोनों को ही अभी हमने देख लिया। प्रकाश टेस्ट में देख लिया कि देखा गया कि प्रकाश का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये भूमिका नहीं निभाता है। फिर रिले असेंबली टेस्ट में देखा गया कि जो सहयोगात्मक जो भावना होती है, जब लोग एक दूसरे की भागीदारी के साथ काम करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर। और विश्राम को देखा गया कि ज़रूरी नहीं कि विश्राम देने से ही उत्पादन बढ़ेगा, ये चीज़ें देखी गई। अब जो ये पहला टेस्ट था, टेस्ट रूम अध्ययन, इसमें यही निष्कर्ष निकाला गया कि जो श्रमिक है वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई पत्थर की चीज़ नहीं है, वो इंसान है। तो इंसान की तरह उससे व्यवहार किया जाए और वो मनोवैज्ञानिक चीज़ों से या सामाजिक कारकों से पूरी तरह प्रभावित होता है। ये सब सारी चीज़ें, ये सारे निष्कर्ष निकाले गए। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे कि हॉथॉर्न प्रयोग क्या है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्या है। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को हमने समझ लिया है, बट अब हम इसके फेसेस को देख रहे हैं। तो हमने एक पार्ट में देख लिया कि हॉथॉर्न प्रयोग में एक टेस्ट रूम अध्ययन किया गया था, प्रकाश प्रयोग किया था और रिले असेंबली टेस्ट किया गया था। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये एक पार्ट था। अब हॉथॉर्न प्रयोग में जो दूसरा पार्ट है हॉथॉर्न प्रयोग का, वो है इंटरव्यूइंग अध्ययन। इंटरव्यूइंग अध्ययन हॉथॉर्न प्रयोग का दूसरा पार्ट है। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना हॉथॉर्न प्रयोग को, तो दूसरा पार्ट है इंटरव्यूइंग स्टडीज़। अब ये क्या है, इसे अच्छे से समझो। 1928 में हार्वर्ड अध्ययन टीम ने, हार्वर्ड एक विश्वविद्यालय है, तो उसकी अध्ययन टीम ने उसी प्लांट में, यानी कि हॉथॉर्न प्लांट में, मानवीय मनोवृत्तियों और भावनाओं पर एक गहन अध्ययन किया। श्रमिकों से कहा गया कि वे प्रबंधकों की नीतियों और कार्यक्रमों, काम की स्थितियों, प्रबंधकों के बर्ताव आदि पर अपनी पसंद अथवा नापसंद स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से बताएं। अब एक और प्रयोग किया गया, एक हमने देख लिया टेस्ट रूम अध्ययन था, अब एक प्रयोग किया गया उसी प्लांट में कर्मचारियों के ऊपर। वो क्या था, एक सर्वे किया गया। कैसा सर्वे था, एक सर्वे, श्रमिकों के बीच एक सर्वे किया गया और कहा गया श्रमिकों से कि आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप काम मतलब कितने देर तक आप काम करना पसंद करते हो, आपको अपने ऑफिस में, कंपनी में क्या चीज़ बेकार लगती है, या किसी कार्य को अच्छे तरीके से आप कैसे कर सकते हो। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए उस सर्वे में। ठीक है, मतलब अब व्यक्ति श्रमिकों के पास गए, जो टीम थी हार्वर्ड टीम, वो श्रमिकों के बिल्कुल पास गई, उनसे अलग अलग एक तरह से इंटरव्यू के तौर पर उनसे पूछा गया कि आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपको कार्य कितनी देर तक करना पसंद अच्छा लगता है, या आपको जो काम की जो स्थितियां हैं आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं, जो कंडीशन है, जो माहौल है, उसमें क्या कमी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। प्रबंधन कैसा लगता है आपको कंपनी का, ये सारी चीज़ें पूछी गई। कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद यह महसूस किया गया कि यद्यपि कोई सुधार लागू नहीं किए गए, फिर भी श्रमिकों की मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ। ऐसा लगने लगा कि श्रमिक प्रबंध व्यवस्था में संलग्न थे और यह महसूस करते थे कि उन्हें अपनी समस्याओं को प्रकट करने का अवसर प्राप्त है। यह उन्हें अच्छा लगा, हालांकि वातावरण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। अब देखो दोस्तों, अब ये जो सर्वे किया गया, ऐसे प्रश्न जो पूछे गए श्रमिकों से, तो श्रमिकों को अच्छा लगा, हालांकि कोई सुधार लागू नहीं हुआ। श्रमिकों ने मान लो बताया कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, या जो काम के जो घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, या जो यहाँ का कंपनी में जो माहौल है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह सही से नहीं आता है, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताई। हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, कंपनी का जो माहौल है वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो कई सारी चीज़ें श्रमिकों ने बताई, टीम को बताई। ठीक है, एक सर्वे हुआ, बट कोई सुधार लागू नहीं हुआ। फिर भी ऐसा लगा और ऐसा देखा गया कि जो श्रमिक हैं, अब वो थोड़ा, उनके अंदर उत्साह जो था वो थोड़ा बढ़ गया। इनडायरेक्टली कहा जाए तो अब श्रमिकों को ऐसा, जो उनके साथ जो इंटरव्यू लिया गया था उनका, उससे लगा कि अब वो भी इस कंपनी या जो प्रबंधन होगा उसका हिस्सा हैं, तो इससे उनके अंदर एक उत्साह ही बढ़ा। जब आंकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि शिकायतों के प्रकार और वास्तविकताओं में कोई सहसंबंध नहीं है। अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष इस प्रकार थे। एक, यह कि
देखो दोस्तों, जब ये देखा गया कि जो शिकायत है और जो वास्तविकताएं हैं उसमें कोई अंतर नहीं, जब मतलब ये सर्वे किया गया, जब इंटरव्यू वगैरह लिया गया पर्सनली जाकर श्रमिकों से, तो ये पाया कि शिकायतों और वास्तविकताओं में कोई सहसंबंध नहीं है। मतलब ये कि अगर आप सोचो कि शिकायतों को दूर कर दिया जाए तो श्रमिक ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वे में यही रिजल्ट आया कि शिकायतों को हल नहीं भी किया गया तब भी जो भी पहले से जो समस्याएं चली आ रही थी उनके साथ ही श्रमिकों में उत्साह बढ़ चुका था और उत्पादन भी हल्का हल्का बढ़ने लगा, कि श्रमिकों को अब लगने लगा कि वो प्रबंधन का या मैनेजमेंट का एक हिस्सा हैं। तो कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे, इनकी सहायता से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये इंटरव्यूइंग स्टडीज़ में जो भी चीज़ें की गई उससे कुछ निष्कर्ष निकाले गए जो इस प्रकार थे। एक यह है कि श्रमिकों ने कंपनी की समस्याओं पर श्रमिकों से जानकारी प्राप्त करने की विधि की सराहना की। उनका विचार था कि वे समीक्षात्मक अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। दूसरे, पर्यवेक्षकों में भी परिवर्तन आया क्योंकि शोध टीम ने उनके काम को बहुत नज़दीक से देखा और अधीनस्थ लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक बात करने की अनुमति दी गई। तीसरे, शोध टीम ने यह भी महसूस किया कि स्वयं उन लोगों ने अपने साथियों के साथ व्यवहार करने और उन्हें समझने की क्षमता प्रदान कर ली है। अब देखो, ये 3 मेजर निष्कर्ष सामने आए, कंक्लूजन सामने आए। एक ये आया कि जो श्रमिक थे उनको अच्छा लगा, श्रमिकों ने तारीफ़ की कि आपने जिस तरीके से हमसे पूछा तो ये बहुत अच्छा तरीका था और हम काफ़ी अच्छे सुझाव दे सकते हैं। बात सही है यार, जो काम करता है कंपनी में अगर उससे भी सुझाव लिया जाए, और लंबे समय से कोई व्यक्ति अगर काम करता है ना तो उससे काफ़ी मतलब अंदाज़ा हो जाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, थोड़ा-सा बदलाव करने का जो विचार होता है उसके अंदर होता है, तो कंपनी के लिए वो भी लाभ हो सकता है। तो ये श्रमिकों को अच्छा लगा। दूसरा ये हुआ, रिज़ल्ट आया, निष्कर्ष निकाला गया कि जो श्रमिकों का इंटरव्यू लिया गया था, इससे जो पर्यवेक्षक थे यानी कि जो बड़े ऑफिसर्स थे, जो मतलब प्रबंधक थे, उनके विचार में थोड़ा परिवर्तन आया। अब उन्होंने श्रमिकों को खुलकर बोलने की आज़ादी दी, खुलकर बात करने की आज़ादी दी, तो ये परिवर्तन उनमें आया। तीसरा निष्कर्ष ये आया सामने कि जो शोध टीम थी, रिसर्च टीम थी, उसने महसूस किया कि जो प्रबंधक हैं या जो श्रमिक हैं वो काफ़ी करीब आए। जो श्रमिक हैं उन्होंने आपस में भी एक दूसरे, जो साथी हैं आपस में भी एक अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। जो प्रबंधक हैं उन्होंने भी एक अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। तो ये सारे निष्कर्ष निकाले गए। देखो दोस्तों, हॉथॉर्न प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। हॉथॉर्न प्रयोग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। बाकी अगर आप दूसरी रीडिंग्स को देखेंगे, कुछ बुक्स को देखेंगे, वहाँ पे 4 भी दिया है, बट अगर आप ये लिख के आएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, 2 हमने बात कर ली हॉथॉर्न प्रयोग की। एक टेस्ट रूम अध्ययन था और एक है इंटरव्यूइंग अध्ययन। तीसरा हॉथॉर्न प्रयोग है ऑब्जर्वेशन अध्ययन यानी कि ऑब्जर्वेशन स्टडीज़। 1931 से 32 में मेयो और उसकी टीम ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में शोध कार्यक्रम के अंतिम चरण को संपन्न किया। यह मुख्यतः सहज परिवेश में श्रमिक समूहों के कार्य का अवलोकन करने के लिए किया गया था। मतलब एक अच्छे वातावरण में श्रमिक किस तरह से समूहों के अंतर्गत श्रमिक कैसे काम करता है, ये देखने के लिए ये चीज़ की गई थी। इस अध्ययन को और इसके पूर्व टेस्ट रूम अध्ययनों में मुख्य अंतर का बिंदु यह था कि किसी प्रयोगात्मक परिवर्तन की योजना न बनाकर तमाम प्रयास समूह की रिवाजी कार्य पद्धति के अध्ययन तक सीमित किया गया था। मतलब समझो, पहले क्या था, पहले माहौल को बदलने की कोशिश होती थी, अब माहौल को नहीं बदला गया। अब जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो बस ये देखा गया कि एक समूह के अंतर्गत व्यक्ति कैसे काम करता है, ये देखा गया। ये नहीं कि लाइट को कम ज़्यादा किया गया या हवा की व्यवस्था की गई, दूसरी चीज़ों की व्यवस्था की गई, ऐसा कुछ नहीं किया गया। माहौल को चेंज नहीं किया गया, परिस्थितियाँ जैसी थी ठीक थी, बस यहाँ पे देखा गया कि एक ग्रुप में व्यक्ति कैसे काम करता है। तो इस प्रयोग में यही ऑब्जर्व किया गया। एक जैसा कार्य करने वाले श्रमिकों के 3 समूहों के कार्मिकों को अध्ययन के लिए चुना गया। उनका काम टाँका लगाने, टर्मिनल जमाने और वायरिंग पूरा करने का था। मजदूरी का भुगतान सामूहिक प्रोत्साहन योजना के आधार पर किया गया तथा प्रत्येक सदस्य को अपना हिस्सा समूह द्वारा किए गए कुल कार्य के आधार पर मिला। देखो दोस्तों, अब 3 श्रमिकों के ग्रुप बना लिए। ठीक है, 3 ग्रुप बना लिए जिनका जो कार्य था, तीनों ग्रुप का कार्य सेम था।
एक ग्रुप में लोगों का कार्य टाँका लगाना था, टर्मिनल जमाना था, वायरिंग करना था, दूसरे ग्रुप का कार्य भी यही का था, तीसरे ग्रुप का कार्य भी यही था। तीनों ग्रुप जो थे श्रमिकों के, उनके जो काम थे वो तीनों के तीनों ग्रुपों के जो काम थे वो सेम थे, और जो उत्पादन देखा जाना था वो ग्रुप का देखा जाना था। मतलब कि मान लो आप एक श्रमिक हो, तो आप तो सिंगल एक श्रमिक हो ना, तो आपके काम को नहीं देखेंगे, देखा जाएगा कि आपके ग्रुप ने टोटल कितना काम किया है। ठीक है, तो टोटल ग्रुप के कामों को देखा जाना था। यह पाया गया कि श्रमिकों का कार्य करने का स्पष्ट मानदंड था जो प्रबंधकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम था। श्रमिक वर्ग अपने सदस्यों को इस मानदंड, इस स्टैंडर्ड से कम या अधिक उत्पादन नहीं करने देते थे। यद्यपि वे और ज़्यादा उत्पादन करने में समर्थ थे, उत्पादन की एक सी दर बनाए रखने के लिए उत्पादन को निचले स्तर पर बनाए रखते थे। जो श्रमिक उत्पादन अधिक करने का प्रयास करता था उसे मौखिक या शारीरिक सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता था। देखिए दोस्तों, अब ये जो सर्वे हो रहा था, ये जो मतलब प्रयोग किया जा रहा था, इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखी गई, इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, देखा गया कि मैनेजर, जो मैनेजमेंट था कंपनी का या उद्योग का, किसी भी जगह का जो मैनेजमेंट था, वो एक टारगेट रखता था कि हमें इतना उत्पादन करना है। मान लो हमें 50 बिस्किट का उत्पादन या 100 बिस्किट का उत्पादन करना, ये एक टारगेट रखता था। और जो श्रमिकों के ग्रुप होते थे ना, वो उस टारगेट से थोड़ा कम ही, उनका अपना एक, वो जो श्रमिकों के ग्रुप होते थे वो अपना एक टारगेट बना लेते थे कि हमें इतना काम करना है बस। जैसे कि उन्होंने अपना एक टारगेट बना लिया कि मैनेजर ने 100 का है तो हम 80 ही करेंगे, 80 ही बिस्किट बना के बेचेंगे। ठीक है, अब ऐसा ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति कम कार्य करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको डांट, सभी ग्रुप में ऐसे, मतलब सभी ग्रुप में उसको, उसकी निंदा करते हैं और उससे काम करवाते हैं। बट जब एक कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा काम करता है, जो टारगेट है उससे ज़्यादा काम करता है, तो उसको डांटते हैं। डांटने का मतलब उसकी निंदा करते हैं कि सही से काम करो, कम करो, लिमिट में करो, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम सबको ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ी सी ऐसी बात, मतलब ये कि जो श्रमिकों का अपना अपना ग्रुप है वही टारगेट अपने आप बना लेता था और उसी के हिसाब से वो कार्य करते थे। हालांकि उनके अंदर क्षमता ज़्यादा थी, जो मैनेजर ने कहा है वो उतना टारगेट पूरा कर सकते थे, उनके अंदर इतनी क्षमता पूरी की पूरी होती है, बट फिर भी वो अपनी कैपेसिटी को थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं। ये सर्वे में देखा गया। सर्वे नहीं, ये एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ना, सर्वे तो समझ लो एक तरह से इंटरव्यू वगैरह हो गया, तो इस तरह एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया। इस अध्ययन ने व्यावसायिक संगठन में अनौपचारिक सामाजिक समूह के महत्व को उजागर किया। ऐसे समूह का सदस्य प्रबंध द्वारा दी जाने वाली वित्तीय अनुप्रेरणा से अपने समूह की राय की अधिक परवाह करता था। समूह द्वारा ही कार्य प्रबंध एवं उत्पादन स्तर के प्रति उसके आचरण का निर्धारण होता था। अब देखो दोस्तों, तो इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ पता चल गई कि जो सामाजिक समूह है, जो मतलब ग्रुप है मजदूरों के, श्रमिकों के, जो अनौपचारिक ग्रुप हैं, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कंपनी अगर कोई वित्तीय अनुप्रेरणा, मतलब थोड़ा सा बोनस वगैरह अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा दे रही है, तो व्यक्ति अपनी कंपनी से ज़्यादा जो समूह है श्रमिकों का, मजदूरों का, उससे ज़्यादा प्रभावित रहता है, उसके विचारों को ज़्यादा वो मानता है। ऐसा कई बार होता भी, जैसे कि मान लो कंपनी है एक, तो कंपनी में अगर कंपनी की जो ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा बोनस मिले, मान लो हमें 10,000 रुपये बोनस मिलना चाहिए इस साल दिवाली पर। ठीक है, बट मान लो कि कंपनी कहे कि भाई 5,000 है, लेना है तो लो, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। जिसको लेना है 5,000 वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना ना ले। तो कंपनी के बहुत सारे जो श्रमिक होंगे वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं लेना, हमें तो ज़्यादा बोनस ही चाहिए, चाहे चाहे तो आप दो ही मत। कंपनी से ऐसा कहते कि हमें चाहिए तो भाई 10,000 रुपये ही बोनस चाहिए, नहीं तो हमें मत दो बोनस। ठीक है, 5,000 से हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में आप देखोगे, रियलिटी में आप ये पाओगे एक्सपेरिमेंट में कि मैक्सिमम 99% तक भी ये है कि मैक्सिमम जो परसेंट होगा वो उन लोगों का होगा जो पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि ये होता है ना कि एक ग्रुप बन जाता है, सब लोग जो सोचते हैं कि अगर हम जिद पर आ जाएं, अगर हम नहीं लेंगे बोनस, कम बोनस, तो कंपनी ज़रूर इसमें कुछ बढ़ाएगी। और फिर वो आपस में दोस्त होते हैं, जो श्रमिक होते हैं उनके आपस में एक ग्रुप बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, तो वो एक दूसरे की ही बात को ज़्यादा मानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उस बोनस को, उस छोटे बोनस को स्वीकार कर लेता है, तो समझ लो वो ग्रुप का क्या हो गया, दुश्मन बन गया। फिर वो उसकी निंदा करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे सामाजिक रूप से, फिर वो उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो ऐसा होता भी है।
तो दोस्तों यहाँ तक आई थिंक बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है टॉपिक, बट फिर भी यहाँ तक हमने हॉथॉर्न प्रयोग को पूरी तरह पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा निष्कर्ष देखना है लास्ट का, और बात करनी है कुछ आलोचना की, थोड़ी सी बात करनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, एक्सपेरिमेंट को पूरा का पूरा हमने देख लिया। अब हम वाक्य में समझ रहे हैं कि हॉथॉर्न के अध्ययन से, हॉथॉर्न के प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकाले गए एंड में। यहाँ तक हमने देखा कि हॉथॉर्न का प्रयोग क्या था, इसको अच्छे से समझा हमने। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तीनों ही प्रयोगों को, एक्सपेरिमेंट्स को हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि आखिर सही मायने में क्या निष्कर्ष निकाले गए। देखो, एक निष्कर्ष सामने आया कि वातावरणीय घटक उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एकाकी घटक नहीं है। मतलब ये कि एक निकाल दिया निष्कर्ष कि जो वातावरण है, अगर आप कंपनी में वातावरण अच्छा कर दो या उसमें परिवर्तन करो, तो वो सिर्फ उसी से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मतलब पहले कहा जाता था ना कि वातावरण को अच्छा कर दो, कंपनी के जो माहौल है, श्रमिक जहाँ पे काम करता है उसका माहौल अगर कंफर्ट होगा वहाँ पर, तो वो काफ़ी अच्छे से उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर कहा गया, निष्कर्ष निकला कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वातावरण में को अच्छा बना दें या अनुकूल बना दें तो उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हो। सिर्फ वातावरण ही एक घटक नहीं है। इसके अलावा एक निष्कर्ष निकाला कि जो श्रमिक है वो आर्थिक व्यक्ति नहीं है जो मात्र वेतन चेक से अनुप्रेरित किया जा सके। मतलब आप श्रमिकों को सिर्फ पैसा देके लुभा नहीं सकते, उनको प्रेरित नहीं कर सकते उत्पादन करने के लिए। इसके साथ ही निष्कर्ष निकाला गया कि कर्मचारियों के आचरण एवं मनोभावनाओं को प्रभावित करने वाले घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह है जिसकी उत्पत्ति सामाजिक समूह में सहभागिता द्वारा होती है। मतलब कि अब एक चीज़ पे फोकस किया गया कि जो कर्मचारियों का जो कैरेक्टर होगा, मतलब स्वभाव होगा, आचरण होगा, उनकी जो मनोदशा होगी, भावना होगी, जो वो किससे प्रभावित होती है, जिस सामाजिक समूह में वो रहते हैं, जो मतलब उनका ग्रुप है, उसमें उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, उनके साथ कैसा उन्हें कैसा ट्रीट किया जाता है, उससे वो प्रभावित होते हैं। तो ये सारे निष्कर्ष निकाले गए थे। एल्टन मेयो और उसके शोध निष्कर्षों की कटु आलोचना हुई। सबसे पहले उनकी आलोचना इस आधार पर की गई कि यह सिद्धांत यूनियन प्रतिनिधित्व के स्थान पर मानवीय संबंध उन्मुखी पर्यवेक्षक स्थापित करने का प्रयास करता है। लारेन बारिन और अन्य ने मेयोवादियों को यूनियन विरोधी तथा प्रबंधकों का पक्षधर कहकर उनकी आलोचना की। कैरी के अनुसार इस प्रकार का शोध यानी कि रिसर्च बेकार था क्योंकि इसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। कैरी ने हॉथॉर्न शोधकर्ताओं की यह कहकर भी आलोचना की है कि उनमें वैज्ञानिक आधार का अभाव था। प्रख्यात प्रबंध विज्ञान विशेषज्ञ पीटर एफ ड्रकर ने मानवीय संबंधवादियों की आलोचना यह कहकर की थी कि उनमें आर्थिक आयाम की जानकारी का अभाव था। तो देखो दोस्तों, कई तरीकों से यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाले गए या जो हॉथॉर्न प्रयोग किया गया था मानवीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में, एक मैनेजमेंट में ये जो प्रयोग किया गया था, इसकी कई आधार पर आलोचना की गई। जैसे कि कहा गया कि यूनियन विरोधी है। एक जो आलोचना थी वो था यूनियन विरोधी। एक लारेन एक विद्वान थे, तो उन्होंने कहा जो मेयोवादी मतलब एल्टन मेयो के जो समर्थक हैं और जो एल्टन मेयो हैं, उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो भी चीज़ें, जो भी प्रयोग किया है उन्होंने, ये यूनियन का विरोध करता है। क्योंकि देखो, मजदूरों के लिए या श्रमिकों के लिए यूनियन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये यूनियन विरोधी है। देखो दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर और भी आलोचना की गई है कैरी के अनुसार। जैसे कि कैरी ने कहा है कि जो प्रस्तुत किया गया जो निष्कर्ष वगैरह, इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, ये वैज्ञानिक आधारित नहीं है। वैज्ञानिक मतलब इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ देखने को नहीं मिलती। साइंटिफिक का मतलब है एक पक्का प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है, और जो इसमें आर्थिक जो आयाम है उसका अभाव है, ऐसी भी आलोचना की गई थी। तो ये प्रमुख आलोचनाएं थी। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी वीडियो के लास्ट में कहूँगा, तब तक बने रहना वीडियो में। इन आलोचनाओं के बावजूद भी हॉथॉर्न अध्ययनों का सर्वाधिक मूल्यवान योगदान कर्मचारी प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण का विकास है। श्रमिक मशीन का विस्तार मात्र नहीं था, बल्कि एक जटिल मानव था जिसकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैयक्तिक आवश्यकताएं प्रबंध का ध्यान चाहती थी। मतलब देखो दोस्तों, इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद जो भी
प्रयोग किया गया था हॉथॉर्न प्रयोग वो काफ़ी मूल्यवान था। हॉथॉर्न प्रयोग हो गया, जो मानवीय संबंध से संबंधित जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, उसने बताया कि जो श्रमिक है वो सिर्फ वो मशीन चलाने के लिए ही नहीं है, वो केवल एक वस्तु नहीं है, उसको एक अच्छा सामाजिक स्थिति चाहिए, मनोवैज्ञानिक स्थिति चाहिए, काफ़ी चीज़ें उसे चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए, ये सारी ज़रूरतें उसकी दर्शाई गई। तो हॉथॉर्न प्रयोग का अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है इन आलोचनाओं के बावजूद। तो यहाँ तक दोस्तों अभी हमने क्या समझा, मानवीय संबंध को हम समझ रहे थे। ये जो मानवीय संबंध हम पढ़ रहे हैं, याद रखना, ये हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, नहीं तो मानवीय संबंध का कई दूसरी जगहों पर अलग मतलब होता है। यहाँ पर मानवीय संबंध का जो मतलब था वो था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कर्मचारी का व्यवहार कैसा है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसे संतुष्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, यही नॉर्मली हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा था। और हमने यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ हॉथॉर्न प्रयोग को काफ़ी डिटेल में देखा। बट अभी पिक्चर बाकी है। मेरा कहने का मतलब है कि आपने कभी देखा होगा, आपको बाहुबली 2 आपको ज़्यादा समझ में आई होगी बाहुबली 1 से पहले। मतलब बाहुबली आपने फिल्म देखी ना 1, तो बाहुबली 1 आपको जल्दी समझ नहीं आई होगी जितना जल्दी आपको बाहुबली 2 पिक्चर समझ में आई होगी। उसी तरह यहाँ पर जो मानवीय संबंध है, एक्चुअली ये एक तरह से आप इसे पार्ट 2 भी कह सकते हो, जो कि आपको पार्ट 1 के तौर पर दिया जा रहा है। अगर आपको मानवीय संबंधों को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा आपके लिए। इम्पॉर्टेंट है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट क्या करूं, वीडियो लेंथी हो रहा है तो मैंने इसको पार्ट सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। बट वो पार्ट सेकंड एक्चुअल में आपको रियलिटी में वही पार्ट 2 जो है वो बताएगा आपको कि मानवीय संबंध क्या है, उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या चीज़, क्या महत्व है, तो काफ़ी डिटेल में आपको वो चीज़ें समझाएगा। तो सेकंड पार्ट को आप इग्नोर मत करना। अगर आपने सेकंड पार्ट को काफ़ी अच्छे से देख लिया तो आप हॉथॉर्न प्रयोग समझो ना समझो, आपको मानवीय संबंध समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देख लेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।